हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि झांशियान और वांगई अपने हनीमून से लौटते हैं। वापस आते ही वो देखते हैं कि उनके महल में पहले से ही कोई उनका इंतज़ार कर रहा था। ये और कोई नहीं, राजसी दर्जी था जो झांशियान और वांगई की ताजपोशी के लिए उनके कपड़े सिलने आया था। साथ ही वो अपने साथ अपने तीनों बेटों को भी लेकर आया था। झांशियान के पधारते ही सबने झुककर झांशियान को प्रणाम किया। झांशियान ने उस बूढ़े दर्जी को देखकर कहा, क्या आप नई तरह के कपड़े बनवा पाएंगे? ये बात सुनकर उस दर्जी की तो सांस ही अटक गई, लेकिन उसका जो सबसे छोटा बेटा था वो बोला, जी राजकुमार, मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। अगर आप चाहे तो उन डिज़ाइंस को देख सकते हैं। झांशियान ने देखा तो उन डिज़ाइंस में महाराज और महारानी दोनों के ही हानफों पर फिनिक्स और ड्रैगन्स बने हुए थे। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। हमेशा से ही महाराज के हानफों पर ड्रैगन्स होते थे और महारानी के हानफों पर फिनिक्स होता था। साथ ही उस लड़के ने कपड़ों के रंग भी बहुत अच्छे चुने थे। झांशियान को वो सभी डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आए। उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कुछ बदलाव करवाए। ये काम खत्म होने के बाद दोनों तैयार होकर महाराज और महारानी से मिलने के लिए चले गए, जहाँ पर दोनों पहले से ही कुछ बातें कर रहे थे। जहाँ पर सिंगर महाराज को ये कह रही थी कि अपने बेटे को कुछ समझाओ, कल वांगई को दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए अपने बेटे से कहो कि आज रात वो वांगई को बिल्कुल परेशान न करे। तो महाराज कहते हैं, पति पत्नी के बीच में तो प्यार होना चाहिए ना, वैसे भी वो मेरा बेटा है, मैं उसे इस तरह की बातें कैसे कर सकता हूँ। सिंगर ने कहा, आपका बेटा है इसीलिए तो कह रही हूँ, आपने कभी भी मुझे किसी उत्सव में शामिल होने लायक कभी छोड़ा है? ये बात सुनकर महाराज तुरंत चुप हो गए। तभी वहाँ पर झांशियान और वांगई आ गए। उन दोनों ने आते ही अपने माता पिता को प्रणाम किया। रानी माँ कहते हुए वांगई सिंगर के गले लग गया। वांगई के गले लगते ही सिंगर ने झांशियान की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, क्या तुमने ठीक से वांगई का ख्याल नहीं रखा? वो इतना दुबला पतला कैसे हो गया है? झांशियान ने कहा, नहीं मम्मा, मैं तो वांगई को हमेशा ही अच्छी जगह पर खाना खिलाने ले जाता था और अपने हाथों से उसे खाना खिलाता था, लेकिन वांगई को तो ये वरदान है कि वो चाहे जितना भी खा ले उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। वांगई ने झांशियान की बात समझकर उसके हाँ में हाँ मिला दी, जिससे झांशियान ने राहत की सांस ली, क्योंकि वांगई की नज़र में झांशियान सच बोल रहा था। लेकिन उसे क्या पता था, झांशियान जितना उसे खिलाता था उससे दुगनी मेहनत करवाता था। लेकिन मासूम वांगई की नज़र में इन दोनों बातों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं था, इसलिए ये बातें उसके दिमाग में भी नहीं आई। तभी उनके लिए नाश्ता परोस दिया गया। नाश्ता करते हुए सिंगर ने महाराज को इशारा किया कि वो बात शुरू करे, लेकिन महाराज ने उस इशारे को नज़रअंदाज कर दिया। तब सिंगर ने खुद से ही बात शुरू की, आशियान, कल तुम दोनों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। तुम दोनों को बहुत सारे मेहमानों से मिलना पड़ेगा, दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा। झांशियान ने कहा, मम्मा, क्या आप भूल गई? आपका बेटा एक योद्धा है। तुरंत उसके सर पर एक चपेट पड़ गई। उसकी माँ ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वांगई के लिए चिंता जता रही हूँ। इस पर झांशियान ने हाँ तो कहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा था। तो महाराज ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर झांशियान तो शर्म से पानी पानी हो गया। लेकिन इधर वांगई ने सिंगर को प्यारी सी मुस्कान दे दी। दोनों ये जानते थे कि वो सब किस बारे में बात कर रहे हैं। झांशियान के लिए वो रात काफ़ी मुश्किल रही। उसे 3 बार ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अगली सुबह युवराज झांशियान का ताजपोशी का दिन था। आज वो महाराज घोषित किया जाने वाला था। झांशियान और वांगई ने हमेशा किए जाने वाली व्यवस्था को बगल देते हुए कुछ नई व्यवस्था बनाई थी, जैसे कि हमेशा ही सभागृह में कुछ गिने चुने मंत्री और दोस्तों के बीच में महाराज की ताजपोशी होती थी। आम जनता को इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन झांशियान और वांगई दोनों ने भी खुले मंडप के नीचे ताजपोशी करने का निर्णय लिया था, जिससे कि आम लोग भी इसमें शामिल हो पाए। पूरे महल को रंग बिरंगे फूलों और पर्दों से सजाया हुआ था। हमेशा की तरह वांगई अपने कमरे में तैयार हो रहा था और जिंगई इस बात का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। उसने वांगई के बालों में एक और हेयर पिन लगाते हुए कहा, वांगई, आज तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखना है। तभी कमरे में झांशियान चल कर आया। वो भी बिल्कुल खूबसूरती से तैयार हो गया था।
उसने वांगई की तरफ देखा जो गहनों के बोझ तले दबा हुआ दिख रहा था। उसने जिंगे से कहकर वांगई के बालों से सभी एक्स्ट्रा के हेयर पिन निकाल दिए। साथ ही जिंगी ने जो उसे 10-12 नेकलेस पहनवाए थे वो भी निकाल दिए। अब वांगई के गले में बस एक नेकलेस था जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था। बिना कुछ कहे वांगई के दिल की बात झांशियान समझ गया था। ये देखकर वांगई बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। अब पूरे रीति रिवाज के साथ उन दोनों की ताजपोशी की रस्म पूरी की गई। रस्म के पूरे होते ही झांशियान और वांगई अपने किले की दीवार पर चढ़ गए, जहाँ से उन्होंने जनता के लिए एक संदेश दिया, जिसमें झांशियान ने यह कहा कि आज से उसके राज्य में लड़का लड़की या गैर में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सभी तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। एक आदमी ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नए महाराज, मेरी पत्नी गैर है, अब मुझे उसे छुपाना नहीं पड़ेगा। एक लड़के ने कहा, मेरी बहन गैर है जिसकी वजह से उसे बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। आपकी दया से अब मैं अपनी बहन को अपने घर पर ले जा सकता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरी नई जन्मी बेटी गैर है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी उसके भविष्य के बारे में। महाराज, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। झांशियान ने एक और घोषणा की, आपकी महारानी वांगई ये भी एक गैर है। मैं अपने जीवन में वांगई को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश कि मैं और कोई कैफई नहीं रखना चाहता। अगर आप मेरे पास कोई कैफई लेकर आते हैं तो आपको सज़ा दी जाएगी। मेरा और आपकी महारानी का प्यार अटूट है। मैं सातों स्वर्गों की कसम खाकर कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वांगई ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी और कोई नहीं। झांशियान की बात सुनकर वांगई भी खड़ा हुआ। उसने कहा, हाँ, मैं एक गैर हूँ और मुझे अभिमान है इस बात का। मैं भी सातों स्वर्गों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपके महाराज की योग्य पत्नी और आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ महारानी बनने की कोशिश करूँगा। वांगई और झांशियान के बहादुरी के किस्से वैसे भी जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल चुके थे, इसलिए सभी लोग इस जोड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और आज जब दोनों ने उनके उत्सव में पूरी जनता को शामिल कर लिया तो उन्होंने जनता का दिल बहुत ही आसानी से जीत लिया। तभी वीजोंग और सिंगर भी खड़े हो गए। वीजोंग ने भी सबको ये बताया कि सिंगर भी एक गैर है और उसे वो अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। वांगई ने झांशियान की तरफ गर्व से देखा। झांशियान को अपने पति के रूप में पाकर वांगई भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसने इशारों में झांशियान से धन्यवाद कहा। एक तो झांशियान कल रात से भूखा था और ऊपर से वांगई उसके सामने इतना खूबसूरत लग रहा था। झांशियान ने तुरंत झुककर वांगई के होठों पर अपने होठ टिकाए, जिससे सभी लोग शॉक हो गए। झानांग और मिंगमिंग पागलों की तरह सीटी बजाते हुए झांशियान और वांगई को चीयर करने लगे। तभी अचानक से लान सिचेन और मिंगमिंग की नजरें मिली। तुरंत दोनों ने नजरें चुरा ली और इधर उधर देखने लगे। महाराज ने कहा, लगता है मेरा बेटा नई व्यवस्था लाकर ही रहेगा। फिर उन्होंने सिंगर की तरफ देखा। सिंगर ने उसे गंभीर चेहरा दिखाते हुए कहा, सोचना भी मत। फिर क्या था, वीजोंग छोटा सा चेहरा बनाकर अपनी पत्नी के बगल में खड़े हो गए। इधर वांगई शर्म से पूरा लाल पड़ चुका था। झांशियान ने उसके कान में कहा, सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरा इनाम रात को चाहिए। तो वांगई ने कहा, हाँ, मैं आपके लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगा। ठीक है, तुम खिलाओगे तो मैं खा लूँगा, झांशियान ने कहा। वांगई पहले तो उसकी बात नहीं समझा, लेकिन जब समझ गया तो आंखें बड़ी बड़ी करके झांशियान को घूरने लगा। अब सबको दावत के लिए भेज दिया गया। आज बहुत बड़ा दिन था और वांगई भी 18 साल का हो चुका था, इसलिए आज उसे शराब पीने की अनुमति मिल गई, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही। उत्सव खत्म होने के बाद झांशियान और वांगई अपने महल में लौट आए। पता नहीं झांशियान की वांगई को आदत पड़ चुकी थी या फिर वो उसे मिस कर रहा था या फिर ये शराब का नशा था। वांगई ने झांशियान के गले में अपना हाथ डालते हुए उसे अपने पास खींच लिया, उसके होठों पर अपने होठ टिकाए और कहा, शियान गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। झांशियान ने वांगई को ऊपर खींच लिया और वांगई ने अपने पैरों से झांशियान के कमर को जकड़ लिया। उनकी ये रात बाकी रातों से बहुत ज़्यादा अलग थी। आज वांगई बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था और झांशियान खुशी खुशी उसकी हर बात मान रहा था। अब दरबार में एक नहीं 2 सिंहासन लगाए गए थे, एक झांशियान के लिए और एक वांगई के लिए। वांगई भी महाराज की ही तरह दरबार के हर काम में सम्मिलित होता।
उन दोनों के बीच में एक संकेत तैयार हो गया था। झांशियान हर निर्णय लेने से पहले वांगई की तरफ देखता। अगर वांगई एक उंगली करता, इसका मतलब था कि वो झांशियान से सहमत है। अगर वो 2 उंगली करता, इसका मतलब है कि वो अकेले में बात करना चाहता है। और अगर वो 3 उंगली करता, इसका मतलब है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। दोनों पति पत्नी ने वीर राज्य को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। अब राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं था। वांगई के कहने पर अनाथालय की जिम्मेदारी जान आंग को सौंपी गई थी। 15 साल का मासूम लड़का अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभा रहा था। झांशियान और वांगई की शादी के लगभग 2 महीने बाद लान सिचेन और मिंगमिंग की भी शादी संपन्न हो गई। इन दिनों वांगई कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। उसे हर वक्त सोने का दिल कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र में ये सब काम का बोझ था। इसलिए उसने झांशियान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया तब तक जब तक एक दिन वो दरबार में बेहोश नहीं हुआ। रोज़मर्रा की तरह झांशियान और वांगई सभा खत्म करके उठ खड़े हुए। झांशियान हमेशा से ही एक सतर्क व्यक्ति था। वांगई जैसे ही खड़ा हुआ, वो चक्कर खाकर फिर से नीचे गिर गया, लेकिन झांशियान ने उसे नीचे गिरने से पहले ही अपने बाहों में थाम लिया। वांगई ने शर्माते हुए कहा, मैं चल सकता हूँ, लेकिन झांशियान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो वांगई को उठाकर सीधे अपने महल में ले गया। साथ में पेनिंग को उसने आदेश दिया कि तुरंत वैद्य को उसके महल भेज दिया जाए। अब वांगई पर्दे के पीछे लेटा था और उसका हाथ पर्दे से बाहर राजवैद्य ने पकड़ा था। पूरा लान और वी परिवार कमरे में इकट्ठा हो गया था। झांशियान बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी राजवैद्य ने सबको अपनी सांस रोकने के लिए कहा। झांशियान के आदेश पर हर किसी ने अपनी सांस तक रोक दी। वैद्य ने वांगई की नब्ज देखी। उसने सबको खुशखबरी बताई कि वांगई अब पेट से है। सबकी खुशी देखते ही बन रही थी, लेकिन तभी वैद्य ने कहा कि वांगई के पेट में 1 नहीं 2 बच्चे हैं। वहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, सिवाय वांगई के। वो अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोला, अगर 2 बच्चे होंगे तो मेरा पेट बहुत बड़ा दिखेगा, है ना? लानचिंग वांगई को गले लगाकर समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वांगई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार झांशियान को कोसे जा रहा था। साथ ही वो सभी नए जोड़ों को ये आदेश दे रहा था, सिर्फ उसे ही नहीं, सभी को जुड़वा बच्चे होने चाहिए। सभी लोग तंग रह गए। उनकी नज़र में जुड़वा बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना। लेकिन वांगई किसी की सुने तब ना। उसने रोते हुए कहा, शियान गागा कहते हैं ज़्यादा गहराई में जाने से अच्छा परिणाम मिलता है, इसलिए सभी ज़्यादा गहराई में जाएंगे जिससे सबको जुड़वा बच्चे होंगे। वीजोग ने सिंगर की तरफ और लान युआन ने लानचिंग की तरफ इस नज़र से देखा जैसे उन्हें अभी पता चल गया हो कि उनके जुड़वा बच्चे क्यों नहीं हुए। 2 महीने बाद लान सिचेन और मिंगमिंग को भी जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला। 4 महीने बाद संगयोन और ताओर की भी शादी हो गई। वांगई 4 माह पेट से होने के बावजूद भी चैन समुदाय में उनकी शादी पर गया। वहाँ की सारी रस्में निभाई, साथ ही जैन पर्वत से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद लेकर लौटा। 5 महीने बाद उसने 2 प्यारे से बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक लड़का था जिसका नाम वी झान वांगशियान रखा गया और बेटी का नाम वी झानी रखा गया। झांशियान ने वांगई को नाम रखने की इजाज़त दी, लेकिन वांगई ने झांशियान के साथ मिलकर अपने दोनों बच्चों का नाम रखा। कुछ अंतराल के बाद मिंगमिंग और ताओर ने भी अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 2 साल बाद वांगई फिर से एक बार पेट से था। उसे फिर से एक बार जुड़वा बच्चे होने वाले थे, लेकिन इस बार झांशियान की अवस्था बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि मिंगमिंग और ताओर को तो एक ही बच्चा होने वाला था और वांगई ने रो रो कर जमीन आसमान एक कर दिया था। झांशियान और पूरा परिवार चाहे उसे लाख समझाने की कोशिश करे, वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी लान सिचेन ने आगे बढ़कर कहा, वांगई, हर कोई तो महाराज के जितना ताकतवर नहीं हो सकता ना। अब वांगई आंसू पोंछकर अपने भाई की बात सुनने लगा। तब सोंगयोन ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, महाराज बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम्हें इस बार भी जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला। अब वांगई को थोड़ी थोड़ी इनकी बातें समझ में आ गई। वो अपने पेट पर हाथ फिराता हुआ बोला, हाँ, महाराज तो बहुत ताकतवर है। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे।
झांशियान और वांगई हाथ में हाथ लिए सभी स्वर्गों से धन्यवाद कह रहे थे उन्हें इतना प्यारा परिवार देने के लिए। इसी के साथ ही डेस्टिनी फाइटर का ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये कहानी थी दो वीर योद्धाओं की जिन्होंने अपने किस्मत पर लड़कर उस पर विजय हासिल कर ली। झांशियान जो राजमहल की राजनीति से उभर कर आया और वांगई जो समाज के नियमों को तोड़ कर आया। इसी तरह से मिलते हैं अगली कहानी में जिसका नाम है द हाफ मून थीफ। ये एक मिस्ट्री, सस्पेंस, रिवेंज और इनोसेंट लव से भरी लव स्टोरी है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो आज का सवाल है केशु जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि खाली समय में मुझे क्या करना पसंद है। तो मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा ये कि मुझे वस्त्र कौन से पसंद है। तो मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, वैसे तो मैं रोज़ ही साड़ी पहनती हूँ, लेकिन हाँ, जब कोई फंक्शन होता है और हम पूरी तरह से सज धज कर तैयार होते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक और बात कि मुझे किस बात पर गर्व महसूस होता है, तो ये मैंने काफ़ी बार अनुभव किया है कि लोगों को ऐसा लगता है जीन्स पहनने से या फिर मॉडर्न कपड़े पहनने से लोग मॉडर्न बनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल लेती हूँ। जब मैं अपने सामने ऐसी लड़कियों को देखती हूँ जो टीनेज में होती है ऑब्वियसली और इंग्लिश नहीं बोल पाती है या फिर कुछ काम नहीं कर पाती है, वो मुझे या फिर मेरी जेठानी को देखकर इंस्पायर होती है क्योंकि वो भी 24/7 साड़ी पहनती है और एक बिजनेस वूमन है। तो मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैंने ऊंचा उड़ने के लिए अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा है। आपके कपड़े, आपका दिखावा या फिर आपकी भाषा आपकी सोच तय नहीं करती है, आपका नज़रिया आपकी सोच तय करता है। ओके, तो अगला सवाल है कि मुझे कैसी जगह पर घूमना पसंद है। सच बात बताऊँ तो मुझे घर में समय व्यतीत करना पसंद है, अपने लोगों के बीच में। हमारे घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग व्यस्त रहते हैं, तो जब भी कभी समय मिलता है हम सब साथ में होते हैं। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सुहाना दिन होता है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए। बाय, और कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।